हेलो एवरीवन, वेलकम आर्ट एजुकेशन विद भावना। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कला क्या है और उसकी परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे कला का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें जो मैंने टॉपिक बनाया है इसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अगर जितना मैंने लिखाया है या जितना भी मैं समझा रही हूँ, अगर आप इसको इतने अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कला का वर्गीकरण। तो कला का वर्गीकरण उपयोगिता व सौंदर्य के आधार पर विद्वानों ने उपयोगी और ललित कला दो प्रकार से विभाजन किए हैं। कला का वर्गीकरण उपयोगी व ललित कला दो प्रकार से विभाजन सौंदर्य के आधार पर हुआ है। ठीक है, जो मानव के लिए उपयोगी हो वही उपयोगी कला है। इसका संबंध भौतिक आवश्यकताओं से होता है। उपयोगी कला का संबंध क्या है? उपयोगी कला क्या है? इसका संबंध भौतिक आवश्यकताओं से होता है और जो मानव के लिए उपयोगी हो वही उपयोगी कला है। जैसे बढ़ईगिरी, छपाई, रंगाई, आभूषण बनाना व्यावसायिक कार्य है। ठीक है, तो ललित कला का जो नामकरण है ये पाश्चात्य संपर्क की देन है। ठीक है, तो ललित कला से हमें मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मिक आनंद सौंदर्य बोध से होता है। ललित कला का संबंध किससे है? सौंदर्य बोध से, आत्मिक आनंद, यानी जिससे हमें हमारी आत्मा को आनंद मिले। ठीक है, और हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वही है ललित कला। ठीक है, समझ गए? देखिए उपयोगी कला क्या है? उपयोगी कला वो है जिससे हमारी उपयोगिता को पूरी हो, जैसे इसका संबंध भौतिक आवश्यकताओं से होता है। समझ रहे हैं ना? और ललित कला का संबंध हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। ठीक है, तो कुछ विद्वानों ने इसे मेजर और माइनर आर्ट भी नाम दिया। उपयोगी कला और ललित कला, मेजर और माइनर आर्ट। तो मेजर आर्ट को ललित कला और माइनर आर्ट को उपयोगी कला कहते हैं। मेजर आर्ट को क्या कहते हैं? ललित कला, और माइनर आर्ट को क्या कहते हैं? उपयोगी कला। ठीक है, और इंद्रियों के आधार पर हीगल ने इसको दो प्रकार से विभाजन किया है, दृश्य और श्रव्य। दृश्य और श्रव्य दो प्रकार से विभाजन किसने किया है? हीगल ने किया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दृश्य मतलब जो कि हमें दिखाई दे। ठीक है, जो हमें दिखाई दे यानी कि जो मूर्त हो, वही है दृश्य कला। ठीक है, और श्रव्य क्या हो गया? जो हमें सुनाई दे ना, मतलब जो अमूर्त हो, जो हमें दिखाई ना दे, वही है श्रव्य कला। तो दृश्य और श्रव्य कला के आधार पर किसने विभाजन किया है? दो प्रकार से हीगल ने किया है। और मेजर और माइनर आर्ट, ललित कला और उपयोगी कला, कुछ आधुनिक विद्वानों ने किया है। ठीक है, तो हीगल और ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण सर्वप्रथम, ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण सर्वप्रथम, ये प्रश्न आता है, किसने किया है? तो हीगल ने किया है। हीगल ने ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किया है। और पाणिनि ने ललित कला को चारु और उपयोगी कला ललित कला को चारु और उपयोगी कला को कारु कला नाम से पुकारा। चारु और कारु कला का नाम किसने किया? तो महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, हीगल ने सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, हीगल ने सर्वप्रथम ललित कला का विवरण, हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट में हीगल ने सर्वप्रथम ललित कला का वर्गीकरण किया। ठीक है, तर्कसंगत वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? हीगल ने किया। और ललित कला का विवरण हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट में किसने किया? हीगल ने किया है। और इसमें इन्होंने कितने भेद बताए हैं? 5 भेद बताए भैया। कितने भेद बताए हैं? 5 जी। और इनके हिसाब से जो कला में किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो, किसी भी चीज़ों की जिस कला में हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, वो सबसे अच्छी है। और जिसमें जितने भी माध्यम की आवश्यकता, वो सबसे बुरी है। तो इसके हिसाब से हमारा हो गया काव्य कला। काव्य कला में क्या कोई ईंट पत्थर लग रहा है क्या? कुछ लग रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए इनके हिसाब से ये सबसे उच्च कला है।
ठीक है। काव्य कला, काव्य कला के बाद संगीत कला आ गया भाई, क्योंकि संगीत कला में भी थोड़ा बहुत ही लगता है, हाँ, तो संगीत कला दूसरे नंबर पर आ गया। फिर हो गया चित्रकला, ठीक है, चित्रकला फिर उससे तीसरे नंबर पर हो गया, क्योंकि उसमें ब्रश हो गया, इधर उधर की चीज़ें हो गई, कलर हो गया है, तो उसमें भी इतनी चीज़ें, इसलिए इसको तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर उन्होंने रख दिया किसको, मूर्ति कला को, क्योंकि मूर्ति कला में तो ये काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला से तो थोड़ा ज़्यादा चीज़ें लगी ना, तो ये चौथे नंबर पर हो गया। फिर पांचवा है स्थापत्य कला। भाई स्थापत्य कला में तो सबसे ज़्यादा मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने इसको सबसे निम्न कला बना दिया, ठीक है, तो हिगेलियन ने इसको सबसे निम्न कला बना दिया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट में इसके 5 प्रकार के वर्गीकरण किए। तो मेजर और माइनर आर्ट, ललित कला और उपयोगी कला कुछ विद्वानों ने किया, ठीक है, और इंद्रियों के आधार पर हीगल ने 2 प्रकार से, ललित कला का इन्होंने वर्गीकरण 5 प्रकार से किया है, और कला का वर्गीकरण दृश्य और श्रव्य, मूर्त और अमूर्त किसने किया है, हीगल ने ही किया है, 2 प्रकार से। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जिस कला में किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो वो अच्छी है, और जिसमें ज़्यादा माध्यमों की आवश्यकता हो जाए वो बुरी है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा, तो ऐसे हम लोग और पढ़ेंगे। तो देखिए अरस्तु ने 3 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं, 3, आचरण, ललित और उदार कला, ठीक है। आचरण विषयक कला, उद्देश्य के आधार पर अरस्तु ने 3 भेद बताए हैं, आचरण विषयक कला, ललित कला और उदार कला। जॉन सांतियाना ने 2 भेद बताए हैं, ठीक है। अरस्तु ने आचरण, उदार और ललित कला, आचरण कला, ललित कला और उदार कला। और जॉन सांतियाना ने 2 भेद बताए हैं, ऑर्गेनिक और ऑटोमेटिक, ऑर्गेनिक और ऑटोमेटिक, ठीक है। मनोविज्ञान ने 3 आधार बताए हैं, अलंकरणात्मक कला, अनुकरणात्मक कला और अभिव्यंजक कला। अलंकरणात्मक कला, अनुकरणात्मक कला और अभिव्यंजक कला, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने कितनी प्रकार की कलाएं बताई हैं, 3 प्रकार के, अनुकरणात्मक कला, अलंकरणात्मक कला और अभिव्यंजनात्मक कला, जी। और श्री वोशा ने 4 प्रकार की कला बताई है। कितनी प्रकार की, 4 प्रकार की। पहला कौन सा है, रूप की कला, रूप की कला जिसमें चित्र हो गया, मूर्ति हो गया, स्थापत्य हो गया, जिसमें हमें कोई रूप मिल जाए, हाँ सॉरी। तो श्री बोसा ने 4 प्रकार की कला का वर्गीकरण किया है। रूप की कला, ठीक है, रूप की कला चित्र, मूर्ति और वास्तु, वाणी की कला, काव्य, ठीक है, वाणी की कला, काव्य, स्वर की कला, संगीत, इसमें स्वर निकलता है ना, संगीत, और गति की कला, नृत्य, ठीक है, गति की कला, नृत्य। तो श्री बोसा ने 4 प्रकार के, चित्र की कला, वाणी की कला, स्वर की कला और गति की कला। फिर भी मोटे रूप से हम ललित कला और उपयोगी कला 2 भागों में ही विभाजन करते हैं, ठीक है, ललित कला और उपयोगी कला, जी। तो ललित कला का वर्गीकरण, ललित कला का वर्गीकरण 2 प्रकार से है, दृश्य कला और अदृश्य कला, ठीक है। दृश्य कला यानी रूपरत कला जो हमें दिखाई देती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य, जी। और अदृश्य कला जो हमें दिखाई ना दे, काव्य कला हो गया, ठीक है, काव्य कला हो गया, संगीत कला हो गया, अरूपवादी जिसमें कोई रूप ना हो, ठीक है, समझ में आया। और उपयोगी कला का वर्गीकरण भी हुआ है, हस्तकला और यांत्रिक कला। हस्तकला यानी कि हैंडक्राफ्ट, जैसे वस्त्र अलंकरण, सजावटी वस्तुएं। यांत्रिक कला जैसे फोटोग्राफी, विज्ञापन, आंतरिक सज्जा और सिनेमा, जी। ये था हमारा कला का वर्गीकरण। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे रूपरत कला, जिसमें हस्तकला और यांत्रिक कला थी, ठीक है। तो रूपरत कला को अंग्रेजी में प्लास्टिकी क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, जो कि अंग्रेजी शब्द के प्लास्टिक से बना है, जिसका अर्थ है कोमल या ढलने योग्य। प्लास्टिक का क्या अर्थ है, कोमल या ढलने योग्य, जी। प्लास्टिसिटी रूप प्रदान करने वाले को कहा जाता है, कोमल या ढलने योग्य होता है, जिसे प्लास्टिसिटी रूप प्रदान करने वाले को कहा जाता है। इसमें जो मूर्ति बनती है उसे प्लास्टिक आर्ट कहते हैं,
ठीक है। रूपवादी कला में जो मूर्ति बनती है उसे क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी आर्ट। जी, तो इसमें देखिए चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला है। रेखा रंग विभिन्न रूप ग्रहण करते हैं। चित्रकला में क्या होता है? रेखा रंग से विभिन्न प्रकार के रूप ग्रहण करते हैं। मूर्तिकला में क्या होता है? विभिन्न आकृतियां ग्रहण करते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की आकृतियां ग्रहण करते हैं। और स्थापत्य कला क्या है? इसमें ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया के द्वारा आकार बनता है। तो ये था रूपगत कला। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक आर्ट, प्लास्टिसिटी, जो कि कोमल या ढलने योग्य होता है। ठीक है जी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कला के षडांग। क्या पढ़ेंगे? भारतीय कला के षडांग। जी, तो वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का अध्ययन किया है ना। वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं में चौथे नंबर की कला को आलेख्य चित्रकला कहा है। ठीक है, 64 कलाओं में चौथे नंबर की कला तीसरे अध्याय के कामसूत्र के तीसरे अध्याय के 64 कलाओं में चौथे नंबर की कला आलेख्य है। ठीक है, चित्रकला को आलेख्य नाम से किसने परिभाषित किया है? वात्स्यायन मुनि ने। किसमें? कामसूत्र में। पंडित यशोधर ने 11वीं सदी में जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। जयमंगला किसने प्रस्तुत की? पंडित यशोधर ने। कब प्रस्तुत की? 11वीं सदी में। जी, कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के कामसूत्र का टीका। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के कामसूत्र का टीका जयमंगला में कला के 6 अंगों का एक श्लोक प्रस्तुत किया। कला के 6 अंगों का एक श्लोक किसने प्रस्तुत किया? पंडित यशोधर ने। ठीक है, किस सदी में? 11वीं सदी में। पंडित यशोधर ने 11वीं सदी में जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। किसको? हाँ, कामसूत्र का जो कामसूत्र में जिसको कहते हैं ना कि वो कामसूत्र का टीकाकार कौन है? तो पंडित यशोधर होते हैं ना, जयमंगला। तो जयमंगला नाम से कामसूत्र का टीका किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित यशोधर ने किया। ठीक है जी। जयमंगला में कला के 6 अंगों का एक श्लोक प्रस्तुत किया। 6 रूप भेद प्रमाणीन भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। रूप भेद प्रमाणीन भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। जी, ये है भारतीय कला के षडांग। क्या है? भारतीय कला के षडांग। परंतु इस श्लोक के 6 अंगों की व्याख्या किसने की है? 6 अंगों का श्लोक किसने प्रस्तुत किया है? तो वो पंडित यशोधर ने किया है। किसमें किया है? कामसूत्र के टीका में किया है, जो कि किस सन में किया है? तो 11वीं सदी में किया है। रूप भेद प्रमाणेन भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। ये है श्लोक जो कि पंडित यशोधर ने पेश किया। लेकिन इस श्लोक की व्याख्या किसने की है? अविंद्रनाथ ने की है। जी, इस श्लोक के 6 अंगों की व्याख्या अमिन ने बांग्ला भाषा में की है, अपनी पुस्तक षडांग में। किस पुस्तक में की है? षडांग में, जो कि 1921 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में प्रकाशित हुआ था। ठीक है जी, तो ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें उन्होंने बताया कि रूप भेद क्या होता है। रूप भेद वो होता है कि जिसमें चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। रूप भेद कि कौन सा क्या है, मतलब कौन सा किस चीज़ का चित्र है, ये रूप भेद। इसका संबंध आँखों से होता है ना। जब बिना आँख के हम लोग कैसे रूप को पहचानेंगे? तो इसका संबंध आँखों से होता है और चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। चित्र सूत्र में चित्र के 4 प्रकार हैं: सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र। ठीक है, और मानसोल्लास में 5 है। ठीक है, विद्या, रसधुली और भाव। विद्या, रसधुली, भाव। जी, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमाण। प्रमाण क्या है? देखिए, प्रमाण क्या है? जो इससे संबंधता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रमाण को क्या कहते हैं? इसे संबंधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, दूरी का
पता लगता है। इससे हमें प्रमाण से क्या, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, हमसे कितना दूर है, ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें प्रमाण से पता चलता है। प्रमाण के द्वारा हम किसी स्थिति किसी चित्र को सही स्थान देते हैं। ठीक है, किसी चित्र को सही स्थान देते हैं किसके द्वारा जी, प्रमाण के द्वारा। ठीक है, अच्छा, प्रमाण में ही आते हैं, जैसे मानव के कितने 10 ताल होते, मानव के कितने ताल होते हैं, 10 ताल होते हैं। मानव के 10 ताल होते हैं, हंस के 9 ताल होते हैं और उसमें 108 अंगुल होता है। हंस के 9 ताल होते हैं और उसमें 108 अंगुल होता है। भद्र के 106 अंगुल होते हैं, मालव्य के 104 अंगुल होते हैं, रुचक के 100 अंगुल होते हैं और शासक के 90 अंगुल होते हैं और 7.5 ताल होते हैं। शासक के कितने होते हैं, 7.5 ताल होते हैं और 90 अंगुल होते हैं जी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भाव। हाँ, जिसमें भाव युक्त सौंदर्य होता है, जिसमें भाव युक्त सौंदर्य होता है, भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है ना। भाव द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। जैसे कि किसी भी चित्र में या मूर्ति में अगर भाव नहीं रहेगा तो वो क्या कह रहा है, मूर्ति हंस रही है, रो रही है, या चित्र मतलब इससे क्या हमें मिल रहा है या हमें कैसा प्रतीत हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है, भाव से। ठीक है, तो रस की अभिव्यक्ति की जाती है, इसमें रस का आनंद प्रदान करते हैं। रस की प्रधानता के कारण ही राजस्थानी शैली सर्वश्रेष्ठ है। तो भाव में क्या होता है, इसमें रस का आनंद होता है, हमें इसमें हमें इसमें रस मिलता है ना। भाव से ही तो रस का संबंध होता है कि इसमें कैसा रस है ना, श्रृंगार रस है, हाँ, हास्य रस है, करुण रस है, तो समझ में आ रहा है। तो ये भाव से संबंध होता है। भाव द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार रस व गंध किसी वस्तु में व्याप्त की जाती है, भाव भी उसी प्रकार व्याप्त की जाए। हाँ, तो भाव का संबंध आंतरिक विचार से होता है। भाव का संबंध कैसे होता है, हमारी आंतरिक विचार से होता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भाव के साथ लावण्य की योजना भी होनी चाहिए। नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि भाव के साथ लावण्य योजना भी होनी चाहिए। अच्छा, भरत मुनि ने कितने रसों की व्याख्या की है, 8 रसों की व्याख्या की है, ये तो सभी को पता है। भरत मुनि ने कितने रसों की व्याख्या की है, 8 रसों की व्याख्या की है। ठीक है, 9वां रस की किसने की थी, शांत रस की अभिनव गुप्त ने। किसने की थी, अभिनव गुप्त ने जी। तो श्रृंगार रस पहला है, श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है, रति। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति, और उसके रंग क्या होते हैं, श्याम। श्रृंगार के स्थायी भाव रति है और उसका रंग श्याम है। हास्य का स्थायी भाव हास है और उसका जो कलर है वो श्वेत है। ठीक है, करुण का स्थायी भाव शोक है और उसका कलर काला है। वीर का स्थायी भाव उत्साह है और उसका कलर गौर है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, ठीक है, और उसका कलर लाल है। भयानक का स्थायी भाव भय है और उसका कलर काला है। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है और उसका कलर नीला है। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है और उसका कलर पीला है। शांत का स्थायी भाव शांति है और उसका कलर श्वेत और सफ़ेद है। मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ, हाँ, आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। और देखिए, मैंने जितना भी बनाया है इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है। मैं 2-3 किताबों से मैंने जज करके बनाया हुआ है, ठीक है, तो इससे बाहर तो नहीं है भैया और बहन लोग। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो फिर इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे लावण्य योजना। क्या पढ़ेंगे, लावण्य योजना। देखिए अभी सॉरी ठीक है,
तो हम लोग पढ़ेंगे लावड़ योजना। बाह्य सौंदर्य का अभिव्यक्ति है, चित्र में सबसे अधिक कार्य करता है। लावड़ योजना चित्र में सबसे अधिक कार्य करता है। देखिए अभी भाव में नाट्यशास्त्र के अनुसार भाव के साथ लावड़ योजना भी होनी चाहिए, ये ठीक है, नाट्यशास्त्र के अनुसार है, भरत मुनि के अनुसार, ठीक है। तो लावड़ योजना बाह्य सौंदर्य का अभिव्यक्ति है, चित्र में सबसे अधिक कार्य यही करता है। रूप गोस्वामी ने कहा है, मोती की तरलता की भांति अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहते हैं। मोती की तरलता की भांति अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहते हैं। समझ में आया? ये क्या होती है लावड़ योजना? बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है, बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। क्या अभिव्यक्त हो रहा है बाहर का सौंदर्य, कैसा अभिव्यक्त हो रहा है, ये हमारे लावड़ योजना से होता है। मोती की तरलता के समान किसने इसको परिभाषित किया है? तो रूप गोस्वामी ने किया है, ठीक है। सादृश्य, सादृश्य का अर्थ होता है समानता, आकृति में समानता का होना, जैसे वही सादृश्य है। जैसे पान की आकृति, पान की आकृति चंचल मुख के समान होती है। पान की आकृति को किसके समान माना गया है जी? चंचल मुख के समान, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, पान की आकृति को चंचल मुख के समान माना गया है, ठीक है जी। और अंडाकृति, अंडाकृति को सात्विकता यानी शांत मुख के समान माना गया है, ठीक है। और धनुष के समान स्त्री की भौवें होती हैं, धनुष के समान स्त्री की भौवें होती हैं। खंजर नेत्र प्रसन्न नेत्र होते हैं। मृगनयनी नेत्र भोलापन, मृगनयनी नेत्र भोलापन। और सिंह की कमर पुरुष की कमर मानी गई है। मृगनयनी नेत्र भोलापन, वार्णिक भंग। रंगों तथा तुलिका का कलात्मक प्रयोग। महादेवी पार्वती से महादेव ने कहा, वर्ण ज्ञान यदा नास्ति की तस्य जप पूजन। प्रमुख वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। प्रमुख वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, ठीक है। शरीर में खड़े होने की भंगिमा के 4 प्रकार बताए गए हैं, समभंग, अभंग, त्रिभंग, अतिभंग। सावधान मुद्रा में, विश्राम मुद्रा में, कृष्ण बजाते हुए मोहनजोदड़ो की नर्तकी, त्रिभंग और अतिभंग, ठीक है। कामसूत्र में चित्रकला का उल्लेख आलेख्य नाम से हुआ है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। थैंक यू एंड बाय। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।